नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। प्रधानमंत्री मोदी अपने 3 देशों की यात्रा से वापस लौट आए हैं। पिछले 6 दिनों के दौरान उन्होंने चीन, साउथ कोरिया और मंगोलिया का दौरा किया। हालांकि इस यात्रा का जो अधिकतर फोकस है वो चीन पर ही रहा, लेकिन साउथ कोरिया के साथ हुई बातचीत और समझौतों को कम नहीं आंका जा सकता। भारत और चीन के बीच जहां सीमा पर विवाद को सुलझाने की दिशा में अच्छी प्रगति नजर आई, वहीं दोनों देशों में न सिर्फ केंद्रों के बीच बल्कि राज्यों और प्रांतों के दरमियान भी कारोबार को बढ़ाने पर जोर रहा, यानी कि चीन और भारत के जो राज्य और प्रांत हैं। कोरिया के साथ भी स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने रिश्तों को नया आयाम दिया। साथ ही पीएम मोदी मंगोलिया जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। कैसी रही ये पूरी यात्रा, क्या था इसका हासिल और भविष्य में किस तरह से शक्ल लेंगे रिश्ते इन तीनों देशों के साथ अलग अलग, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी यात्रा का क्या हासिल रहा इन पिछले 6 दिनों का अपने खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ SR तायल जी मौजूद हैं जो कि फॉर्मर डिप्लोमेट हैं और साउथ कोरिया में एम्बेसडर रह चुके हैं। दूसरे खास मेहमान मेरे साथ अशोक सज्जनहार हैं, डिप्लोमेट होने के साथ साथ इन तमाम इलाकों का दौरा कर चुके हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं इस पूरे क्षेत्र को। तीसरे मेहमान हैं शमशाद अहमद खान जो कि रिसर्च फेलो हैं ICWA में, और साथ ही मेरे साथ सुहासनी हैदर भी मौजूद हैं जो कि डिप्लोमेटिक एडिटर हैं द हिंदू अखबार की, और अभी प्रधानमंत्री के साथ दौरे पे वो गई हुई थी, वहीं से वापस लौटी हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ तायल जी की, अगर इन 3 देशों में देखें तो क्या आपको एक खास बात नजर आती है? चीन पे हम जानते हैं फोकस जरूर रहा, लेकिन एक ऐसी चीज़ जिस पे ध्यान हमारा नहीं गया। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल में जो भी देशों को प्रधानमंत्री मोदी ने विज़िट किया है उनके पीछे एक ध्येय है और एक सोचा हुआ समझा हुआ प्लान है। अगर आप चाइना की तरफ देखें, मंगोलिया और कोरिया को, तो दोनों सिंबलिज्म की तरफ से और कंटेंट की ओर से दोनों में बहुत काफ़ी हासिल किया गया है। सिंबलिज्म इस तरह कि प्रधानमंत्री हमारे काफ़ी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता से प्रभावित हैं और उससे स्टीव्ड हैं, तो हर जगह ये प्रयत्न करते हैं कि जो पुराना भारत का सिविलाइजेशनल लिंक है, चाइना से हो तो वो जैसे जियान गए, मंगोलिया से उन्होंने बुद्धिज्म का जिक्र किया, कोरिया में वो प्रिंसेस ऑफ अयोध्या की एक लेजेंड है कि 48 AD में CE में एक प्रिंसेस अयोध्या से गई थी वहाँ पर और एक किंग जो कोरियन थे उनसे शादी की थी। तो इस सब को इन्होंने उजागर करने की कोशिश की और उसकी ओर ध्यान आकर्षण करने का कोशिश। तो आप कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जो लोगों के दरमियान इमोशनल लेवल पे और एक डीपर लेवल पे एक कांटेक्ट बने और एक दूसरे के प्रति सद्भावना बढ़े। और इसके अलावा तायल जी, जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो विदेश नीति हमारी रही है भारत की, वैसे तो कंटिन्यूटी में रहती है, लेकिन जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो आर्थिक रिश्ते हैं, उस पर पीएम मोदी का पिछले 1 साल में अगर ऑब्जर्व करें तो ध्यान रहता है। खासकर जो उनका मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आपको क्या लगता है कि खासकर कोरिया का हम जिक्र करें, किस हद तक पीएम मोदी कामयाब रहे हैं इन्वेस्टमेंट लाने में या उनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में? देखिए, कोरिया ने खुद इतना अचीव किया है बहुत ही एक छोटे समय में। स्किल डेवलपमेंट में उन्होंने जो अचीव किया है वो हम सीखने लायक है। मैं समझता हूँ नीति आयोग को ये देखना चाहिए कैसे उन्होंने स्किल डेवलपमेंट किया। उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन इतनी तेज़ी से हुआ। इस समय जो हम पीछे देख रहे थे कि थोड़ा सा स्टेग्नेशन आ रहा था कोरियन इन्वेस्टमेंट का इंडिया में, और चाइनीज़ कंपनियां कुछ कोरियन कंपनीज़ को रिप्लेस कर रही थी, तो उसका एक सॉल्यूशन इन्होंने निकाला है। $10 बिलियन कोरियन एग्जिम बैंक सॉफ्ट टर्म्स पे लोन देगा फॉर हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं उनके लिए, पावर सेक्टर में, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह में। नहीं तो कुछ ऐसा लग रहा था कि चाइनीज़ कंपनियाँ धीरे धीरे कोरियन कंपनियों को रिप्लेस कर देंगी अच्छे टर्म्स पर लोन वगैरह देकर। और इसके अलावा जो तीसरी बात मैं कहूँगा कि एक सामरिक दृष्टि से भी बड़ा कोशिश की गई है। जैसे कोरिया से अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। उसके अलावा 2+2 का जिस तरह जापान के साथ हमारा है कि डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साथ साथ बात करें एक दूसरे के साथ, ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से प्रगति है। मंगोलिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का जिक्र हुआ है। तो सिंबलिज्म, इकोनॉमिक कंटेंट और स्ट्रेटजिक तीनों तरह से एक बहुत ही प्लान्ड वे में तीनों देशों को अप्रोच किया गया है और मुझे लगता है कि भविष्य में बड़े अच्छे इसके नतीजे होंगे। सज्जनहार जी, अगर कई तरह से देखें तो अगर कोरियन जो कंपनीज हैं वो भारत में भी हाउस होल्ड नाम बन गई हैं, और वाकई कोरिया ने जिस तरह से विकास किया है, तरक्की की है, ये कई देशों के लिए एक केस स्टडी हो सकती है कि किस तरह से अपने को उभारा जाए। खासकर अगर देखें तो नई टेक्नोलॉजी, कार मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अलावा एक और ख़ास बात जो है वो सड़कों का प्रबंधन, यानी बनाने के अलावा जो स्मार्ट सिटीज़ की बात हो रही है कि उसमें सड़कें जो हैं वो नर्व्स और वेन्स की तरह होती हैं, किस तरह से उनको मैनेज किया जाए, वो भी साउथ कोरिया से सीखा जा सकता है। जी, बहुत चीज़ें हैं, बहुत ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें कि भारत, साउथ कोरिया ने जैसे अपनी प्रगति की है, जैसे अपना
आर्थिक विकास किया है पिछले 20-30 सालों में, क्योंकि अगर देखा जाए तो 1960 में भारत की आर्थिक स्थिति साउथ कोरिया से अच्छी थी, परंतु उसके बाद अगर आप देखिए पिछले 30-40 सालों में कितनी प्रगति की है, कितना आगे बढ़ा है। तो इसमें भारत के पास बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि वो साउथ कोरिया को देखकर सीख सकते हैं। और एक जो आपने कहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो नर्व्स होते हैं जो अगर आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्यात आयात वगैरह करना चाहते हैं, और देश में भी हमारा देश इतना बड़ा है, और साउथ कोरिया ने तो दक्षिण कोरिया ने तो इसमें बहुत महारत हासिल की है, और इसमें केवल अपने देश में ही नहीं बहुत और देशों में जाकर उन्होंने इसमें बहुत अच्छी ख्याति प्राप्त की है और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो बहुत ये है, शिप बिल्डिंग है एक दूसरा एरिया है जहाँ की बहुत उन्होंने प्रगति की है। दुनिया का माना दुनिया में मुकाबला नहीं है, जी मुकाबला नहीं है। और वही देखिए एक इंडस्ट्री जहाँ पर प्रधानमंत्री जी गए वो ह्युंडई इंडस्ट्री गए, और उन्होंने इसके ऊपर खासा जोर दिया, अहमियत इसके ऊपर जताई, जो हम शिप बिल्डिंग में चाहे वो टैंकर्स हों या और किस्म के हों, और इसी के साथ मिलता जुलता जो हम कैसे अपना डिफेंस क्षेत्र में इसमें भी हम उनके साथ कैसे, मैं डिफेंस पे आना चाहती थी कि चीन के साथ हालांकि हमारे डिफेंस से जुड़े रिश्ते नहीं हैं, लेकिन साउथ कोरिया के साथ हैं। कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया इसको बड़ी एक तरह से तीखी निगाह से देख रहा है। ख़ास बड़ी मैगजीन है, उसने पूरा एक राइटअप छापा है और उसको नाम जो दिया है वो ग्रेट गेम फॉर एशिया नाम दिया है कि भारत किस तरह से खेल रहा है। इन पत्रकार की नज़र में तो ये एक खेल है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि चीन के साथ जिस तरह के हमारे ख़ास रिश्ते हैं उन्हें सुधारने की दिशा में, क्योंकि खुद चीनी नेतृत्व ने भी ये कहा कि कॉम्प्लेक्स रहे हैं पिछले दिनों में रिश्ते। हालांकि इस जटिलता को इस यात्रा के दौरान कम करने की कोशिश की गई है, लेकिन इस तरह के जो राइटअप आ रहे हैं इंटरनेशनल अखबारों में, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं ऐसे देखता हूं जो चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जब प्रधानमंत्री जी की यात्रा से इन रिश्तों को हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और मेरे विचार से इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि इन 2-3 सतह पर देखना चाहिए। एक हमारा सीमा विवाद कैसा है, एक चीन का और पाकिस्तान का रिश्ता कैसा है, और एक हमारे आर्थिक संबंध कैसे हैं। इन तीनों में हमने आगे प्रगति की है। परंतु ये भी देखना है, जो जब हम अपने डिफेंस रिलेशंस के बारे में बात करते हैं, तो जो डिफेंस इक्विपमेंट है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो लैंड फोर्स के लिए हो, आर्मी के लिए हो, और दूसरी चीज़ें भी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी, न्यूक्लियर मटेरियल भी चीन पाकिस्तान को सप्लाई करता है। तो हमारे जब एडवर्सरी के पास उनके वो जाते हैं तो ये तो बिल्कुल साफ जाहिर है जो कि चीन से हम उनसे नहीं ले सकते। परंतु ये हमारा बहुत ही, जैसे अब कहा है, स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हमारी एक सामरिक उनके साथ संबंध हैं दक्षिण कोरिया के साथ। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसके ऊपर बहुत जोर दिया है, क्योंकि जैसे आप शुरू में कह रही थी, जो प्रधानमंत्री जी की ये सब जो रणनीति एक नजर रणनीति है, और जहां पर वो गए हैं, जब भी अब देखिए 53 दिन बाहर रहे हैं, 18 देशों में उन्होंने किया है, तो हम कैसे किसी देश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिससे कि और देश भी हमारे साथ अच्छी तरह बात करने पर मजबूर हो जाए, राजी हो जाए। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो बात की जाए। शमशाद साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं, जो खासकर इंटरनेशनल राइटअप्स आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक थर्ड पॉइंट से देखना भी अहम हो जाता है कभी कभी, ये देखना कि 2 पार्टियां, 2 देश इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो बड़ी ताकतें हैं या जो वेस्टर्न जो नेशंस हैं, वो उनके पत्रकार कैसे देख रहे हैं इन रिश्तों को? देखिए, हर किसी को ये अधिकार है कि वो किस एंगल से एक डेवलपमेंट को देखता है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, आप अगर इंटरनेशनल पैमाने पे देखें तो जो डिफेंस बजट है सारी कंट्रीज़ का बढ़ रहा है, और डिफेंस इक्विपमेंट की ज़रूरत है, और जो भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं कई छोटे छोटे पुर्जों को जोड़ के बनते हैं। नाउ दुनिया में क्या हो रहा है कि वो जा रहे हैं जॉइंट प्रोडक्शन के लिए, और कॉस्ट कटिंग के लिए ज़्यादातर कंपनियां ऐसे कंपनियों की तलाश में हैं जिनके पास लो कॉस्ट में वो अच्छी चीज़ें बना रही हैं। तो जो हमारा कोरिया के साथ संबंध है, इससे पहले हमने जापान के साथ ऐसा करने की कोशिश की कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में हम डिफेंस के सेक्टर में जाएंगे, ताकि हमारा जो डिफेंस बजट है जो बढ़ रहा है उसको कम से कम किया जा सके। हर चीज़ को आप दूसरे एंगल से देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको, इस डील को इस परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है कि उसके जो बढ़ते हुए रक्षा के बजट हैं उसको कैसे कम से कम किया जाए।
और जहाँ तक चीन का आप के हवाले से आप बात कर रही थी, हिंदुस्तान ने ये दर्शाने की कोशिश की है, ये इंडिकेशन देने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ इख्तलाफात हैं वो उन पे बातचीत चल रही है, लेकिन जहाँ जहाँ एक दूसरे के को कम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एनवायरमेंटल क्षेत्र में हो, पर्यावरण के इसमें उन्होंने मुआहदा किया है। और एक जो नया बैंक की बात चल रही है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसकी शुरुआत चाइना ने की है, देन ब्रिक्स बैंक है। तो इकोनॉमी के फील्ड में भी हम अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे चाइना के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जी जी हाँ, सुहासिनी, अगर ये बताइए कि अगर साउथ कोरिया और चीन का जिक्र करें, जाहिर है चीन पे फोकस ज़्यादा रहा, लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह की डील्स हमारी साउथ कोरिया के साथ हुई हैं, जो एक नया फोकस नज़र आ रहा है साउथ कोरिया पर। हम जानते हैं चीन और साउथ कोरिया एक ही स्पेस में डील करते हैं। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत सारे दौरे आपने देखे हैं और आप देखती हैं बारीकी से, किस तरह से आप इसको आंकती हैं दोनों देशों के साथ, जिस तरह के समझौते हुए हैं, जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, बहुत कुछ समझ पाना, उसको डीकोड कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन पहली नज़र में कैसा लगता है? अरफा, मुझको बिल्कुल लगता है कि कुछ महीने लग जाएंगे हमें डिकोड करने में कि क्या क्या हो पाया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस रफ्तार से वो चलते हैं और जितनी मीटिंग्स होती हैं, तो कभी कभार थोड़ी देर लगती है पता करने में कि क्या उसका ठोस मतलब परिणाम निकला है। इतना ज़रूर है कि बिजनेस के फील्ड में काफ़ी अग्रीमेंट साइन हुए हैं। वहाँ चाइना में 21 के करीब बिजनेस एग्रीमेंट साइन हुए थे, 22 बिलियन डॉलर के करीब के। और वहाँ साउथ कोरिया में भी हमने देखा है कि 10 बिलियन डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया में, वहाँ साउथ कोरिया में भी हुआ है। लेकिन अगर आप बड़े तौर पे देखें तो ये एक ऐसा साल हुआ है जहाँ भारत और चीन के बीच में जिस तरह का तनाव हमने देखा है वो शायद थोड़ा ज़्यादा ही था। आप चूमर का इंसिडेंट देख लें, या आप देखें कि भारत के जो अमेरिका के साथ जो जॉइंट विजन स्टेटमेंट निकला था प्रेसिडेंट ओबामा के विजिट के बाद, और चीन का जो उस पर रुख था, और चीन के अपनी नज़दीकी पाकिस्तान के साथ 46 बिलियन डॉलर जो उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, पीओके के साथ जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने की सोच की है। तो इन सब विषयों पर हमने दोनों देशों के बीच में काफ़ी तनाव देखा था। एक फीलिंग थी कि ये दो जो देश थे वो एक पेज पे नहीं है। तो कुछ हद तक प्रधानमंत्री जी की जो विजिट हुई है उससे ये जो रिलेशनशिप है वो इस साल से निकलकर एक दूसरे रुख की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे डेफिनेटली मुझे लगता है। साउथ कोरिया के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हालांकि हम जितना तवज्जो देना चाहते थे या देना चाहिए हमें साउथ ईस्ट एशिया पे, वो शायद हम दे नहीं पाए हैं। तो प्रधानमंत्री की जो विजिट थी उस पे एक ऐसी रोशनी पड़ी है साउथ कोरिया के साथ रिलेशंस पे, और मंगोलिया पे जो स्पॉटलाइट बना है प्रधानमंत्री के पहले प्रधानमंत्री के विजिट से, वो शायद बहुत सराहनीय है। जी हाँ, लेकिन सुहासिनी, अगर देखें कि कई बार ये भी कहा कई डिप्लोमेट्स ने कि जो जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर का जिक्र आपने भी किया पाकिस्तान और चीन के बीच बन रहा है, विवादित क्षेत्र में बन रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत की कीमत पर ऐसा हो रहा है। क्या आप ये देखती हैं कि जो एक खास फोकस फिलहाल साउथ कोरिया पर है और जिस तरह की डिफेंस डील का जिक्र हो रहा है, जो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हो रही है, क्या ये भारत का एक बैलेंस बनाने का, संतुलन करने का तरीका है? आई थिंक बैलेंस की बात यहाँ ना की जाए तो जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, जब दो देशों के बीच में किसी तरह का की रिलेशनशिप होती है, तो मुझे लगता है कि किसी थर्ड पार्टी को इसके बीच में बनाना डिप्लोमेसी के खिलाफ जाता है। जो हमारी डिप्लोमेसी है चीन के साथ, हमारे जो संबंध है चीन के साथ, वो उनकी एक बहुत अलग सी हिस्ट्री है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत यहाँ पर किसी तरह से बैलेंस की कोशिश कर रही है। इतना जरूर है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव बना है उस तनाव को कुछ हद तक खत्म करने के लिए ये विजिट हमने देखा था। और जिस तरह से आप कह रहे थे कि वहाँ इंटरनेशनली देखा जा रहा है भारत और चीन के बीच में, मुझे लगता है कि ऐसे विज्ञापनों में थोड़ी सी निराशा है, क्योंकि जब भारत और अमेरिका के बीच में
ये अभी प्रेसिडेंट ओबामा का विजिट हुआ था और उनके बीच में ये जॉइंट विजन स्टेटमेंट बना था, जिसमें भारत ने भी कहा था कि वो कंसर्न की तरह देखते हैं कि चीन क्या कर रहा है साउथ चाइना सी में। वो चाहते हैं कि भारत और यूएस इकट्ठा किसी तरह की पेट्रोलिंग भी कर पाए। उससे कुछ हद तक मुझे लगता है हम हट गए हैं इस विजिट के दौरान। और हमने देखा है कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जापान में साउथ ईस्ट एशिया में, जब वो ईस्ट एशिया समिट के लिए गए थे, अमेरिका के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ उन्होंने चीन पे अपना थोड़ा सा कंसर्न दिखाया था साउथ चाइना सी के लिहाज से। इस बार हमने ना चीन में देखा है ना साउथ कोरिया में कि प्रधानमंत्री ने इसी तरह का कंसर्न व्यक्त किया था। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि दोनों के रिलेशंस बेहतर हुए हैं। बिल्कुल। ऐसा तायल जी, ये बताइए कि अगर चीन और भारत का हम जिक्र करें, सुहासिनी कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो तनाव जिस सीमा पर था, जिस स्तर पर नज़र आ रहा था, अभी कहीं ना कहीं बेहतर हालात नज़र आ रहे हैं। और ख़ासकर जो अगर जॉइंट स्टेटमेंट देखें जो रिलीज़ हुआ था, उसमें भी जिस तरह की बातें की गई, उससे पढ़ने की अगर बारीकी से कोशिश की जाए तो 3 स्टेज प्रोसेस की बात की गई है। और इसके अलावा बात हुई है पॉलिटिकल सेटलमेंट की। तो कहीं ना कहीं जो LAC क्या जो क्लियर मार्क करने की बात है, LAC की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है दोनों देशों की, उस पर दोनों ही नेतृत्व की तरफ से जो बात हुई है, आपको लगता है ये मसले को सुलझाने की दिशा में एक कदम है? देखिए, भारत और चीन के बीच में मसले जो हैं वो बहुत पुराने हैं, बहुत गंभीर हैं, और उनको बहुत जल्दी किसी कंक्लूजन पे लाना तो संभव नहीं है। जो सबसे बड़ा मेरे ख्याल से दोनों नेताओं का और दोनों देशों का जो उद्देश्य है कि एक तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको किसी तरह कम किया जाए, जो एक दूसरे पर विश्वास बढ़े। इस समय जैसे जो भी उन्होंने पाकिस्तान में POK में भी सड़क बना रहे हैं, उससे शायद थोड़ी बदमज़गी हुई और मोदी साहब की विज़िट से पहले थोड़ा सा शायद एटमॉस्फेयर ख़राब हुआ। पर एक बात ये मैं कहना चाहूँगा कि मोदी साहब, जब प्रधानमंत्री मोदी गए उससे पहले उन्होंने डिफरेंट वेज में बड़े क्लियर सिग्नल्स दिए चाइना को कि हम भी एक मजबूत हाथ हमारे पास भी है। वो अरुणाचल प्रदेश गए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बाद, वो जो भी कुछ कहते रहे, पर हमारे प्रधानमंत्री गए। उसके बाद जैसा सुहासिनी जी ने जिक्र किया, प्रेसिडेंट ओबामा के साथ ये विजन स्टेटमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें साउथ चाइना सी वगैरह का जिक्र किया गया है। अच्छा, तीसरा उन्होंने एक अब मैत्री का हाथ भी बढ़ाया है कि आगे आप देखिए कि पिछले 5000 साल में भारत और चाइना में 1950 से पहले कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कभी कोई डिफरेंसेस नहीं हुए, कभी कुछ भी कोई ख़राब बात नहीं हुई। तो आप ज़रा चाइना एक विज़न अब इस तरह का बनाए कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। दूसरा, अगर कोरिया और मंगोलिया की तरफ देखें तो अब फिर मैं सुहासिनी जी से सहमत हूँ कि उनके साथ जो हमारी रिलेशनशिप है या स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, उसको चाइना के एंगल से बिल्कुल ना देखा जाए। उन दोनों देशों के अपने संबंध हैं चाइना से, बहुत अच्छे मित्रता के संबंध हैं। हमारी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कोरिया से है, उसका एक दूसरा रूप है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें एंटी टेररिज्म है। और जैसा प्रधानमंत्री ने भी सोल में कहा कि डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर में एक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप कोरिया के साथ हो सकती है, जिसका बहुत ही महत्व आप अगले 8-10 साल में देख सकते हैं। हमारे महिंद्रा एंड महिंद्रास ग्रुप और लार्सन एंड टूब्रो, टाटा, ये तरह तरह के क्षेत्रों में कोरियन कंपनी से बात कर रहे हैं, आउटराइट टेक्नोलॉजी बाई करके रॉयल्टी बेसिस पे, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें इस तरह की बनाने की बात हो रही है, शिप्स बनाने की बात हो रही है। पर यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है कोरियन कंपनीज़ के CEO से, चेयरमैन से बात करने के बाद, वो लोग जॉइंट वेंचर बनाना पसंद नहीं करते। अच्छा। आपको ये याद होगा कि प्रधानमंत्री राव 1992 में गए थे कोरिया, उन्होंने सैमसंग, LG, हुंडई सबके चीफ से बात की थी। उन्होंने कहा हम आएंगे, पर इन्वेस्टमेंट तभी आया जब 100% FDI प्रधानमंत्री राव ने अलाउ किया 1996 में। उससे पहले एक पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। तो यानी फिर मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम है, तो मोदी जी को ये देखना पड़ेगा कि किस तरह हम एक रास्ता ऐसा खोलें कि एक शिपयार्ड पूरा किसी एक कोरियन कंपनी को दे दिया जाए, चाहे वो बेच दिया जाए या लीज पे दिया जाए। नहीं तो मैं समझता हूँ कि ये सपने ही रह जाएंगे, यानी कि उनकी शर्तों पे काम किया जाए। सजना जी, ये बताइए, पहली बात तो आप कितना सहमत हैं इस बात से कि जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो द्विपक्षीय ही होते हैं और शायद उसमें कोई तीसरे पक्ष की अहमियत नहीं होती? अगर दो देशों के संदर्भ में इसी की बात की जाए, कुछ हद तक इससे सहमत हूँ, परंतु कुछ हद तक मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे जो रिश्ते हैं अमेरिका से हों, जब ओबामा साहब आए थे यहाँ पर, चाहे हमारे रिश्ते हों
जापान से जो हम कर रहे हैं, तो इन रिश्तों को हम और दृढ़ और गूढ़ और ज़्यादा मजबूत करते हैं, क्योंकि इससे एक सिग्नल, एक मैसेज हमारे जो और भी पड़ोसी देश हैं उनके पास भी जाना चाहिए, जो हमारे पास भी अच्छे हमारे संबंध है और देशों के साथ। और मेरा विचार तो यही है, जो जब प्रधानमंत्री जी गए चीन, तो ये वाला जो समय रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग भी वहाँ पर कुछ ही अरसा हुए हैं, वहाँ पर आए हैं, मोदी जी की सरकार अभी नई आई है। दोनों देश, अगर चीन और भारत के बारे में बात करें, तो दोनों देश एक दूसरे को नाप तौल कर रहे हैं। और ये वाला जो मौका आया है, ये हमारी जो दोनों संबंधों को एक संतुलन पर लाने का मौका आया है, क्योंकि पहले शी जिनपिंग यहाँ पर आए थे। ये भी कहा जा रहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री जिस तरह गए और जिस तरह से उन्हें अलग अलग शहरों में ले जाया गया, वो भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट की तरह जो है वो देखा जा सकता है। समय चूंकि मेरे पास थोड़ा कम है, शान में जब गए तो जाना ही एक अपने आप में एक सिंबल है। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। शमशाद साहब भी बताइए कि जिस तरह से चीन और भारत के रिश्तों में खासकर एक नया आयाम लाने की ये भी कोशिश की गई कि सिर्फ केंद्र से केंद्र के रिश्ते नहीं, बल्कि प्रांतों से राज्यों के रिश्ते भी किए जाएंगे, यानी कि बिजनेसेस से रिश्ते सिर्फ सरकारों के बीच नहीं। इसको आप कितना अहम मानते हैं? देखिए, ये शुरुआत काफ़ी अर्से पहले हुई थी कि सिटी टू सिटी जो कहते हैं, सिस्टर सिटी पार्टनरशिप हिंदुस्तान ने कई मुल्कों से की। पहले संघाई और मुंबई के दौरान था, अब चंद नए शहरों के बीच रिश्ते कायम करने की कोशिश की गई है। तो ये एक प्रयास है कि देखा जाए कि दोनों जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें कहाँ कम्प्लीमेंटरिटी है एक दूसरे को। वो या तो सयाहत कहते हैं जिसे टूरिज़्म के शोबे में, या फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के शोबे में, या स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ के जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके शोबों में एक ताल्लुकात कायम किया जाए, जो बाद में एक बड़ा आयाम और बड़ा पुश दे दोनों मुल्कों के रिलेशनशिप। मुख्यमंत्रियों का यहाँ से जाना, वहाँ बातचीत करना कहीं ना कहीं अपने आप में काफ़ी अहम था। आखिरी 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। सुहासिनी, ये बताइए कि बहुत सारे फॉरेन टूर्स आपने अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कवर किए होंगे, ये बताइए कि जो रणनीति प्रधानमंत्री मोदी की नज़र आती है, खासकर उसमें एक ट्रेडमार्क तो ज़रूर है कि भारतीय मूल के लोगों से वहाँ पर मिलना, आर्थिक रिश्तों पर सबसे ज़्यादा जोर देना, और कहीं ना कहीं पत्रकारों को भी ज़्यादा कवर करने के लिए मिल जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे मतलब इवेंट्स होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो मैंने देखा है इस पिछले साल में, एक ऐसा दिन नहीं होगा जहां पे 4-5 से भी ज़्यादा कभी उनके इवेंट्स होंगे जहां पर पत्रकार को कवरेज का मौका ज़रूर मिलता है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी, लेकिन ये शायद ये भी सच है कि पत्रकार भी बहुत बढ़ गए हैं और रुचि जो है फॉरेन ट्रिप्स में ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन एक्सेस शायद थोड़ा कम हो गया है पिछले साल में। पहले के मुकाबले जब प्रधानमंत्री कहीं जाते थे तो उसके पहले ही पता चल जाता था कि क्या एक्सपेक्टेड है। आई थिंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थोड़ा सरप्राइज का एलिमेंट प्रेफर करते हैं, थोड़ा शॉक एंड ऑ कि जब वो कहीं जाएं तो जो मतलब उनका अनाउंसमेंट हो तो वो सरप्राइज की तौर से आए। जैसे इस बार हमने देखा था ई वीज़ा का जो अनाउंसमेंट उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता में नहीं किया था, वहां जाके चिंगवा यूनिवर्सिटी में किया था। और आप जैसे कह रही थी, उन जरूर मतलब पहले के प्रधानमंत्रियों के मुकाबले उनकी नया रुख है। वो इंडियन मूल के जो लोग हैं उनसे मिलना चाहते हैं, आर्थिक रिलेशंस पे ज्यादा तवज्जो देते हैं। आई थिंक अगर आप देखें तो इस बार हमने जो शिफ्ट देखा था वो सेंटर स्टेट रिलेशंस में भी हमने देखा है कि उनके साथ 2 चीफ मिनिस्टर्स गए हैं, गुजरात की जो चीफ मिनिस्टर हैं और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और उन्होंने भी अपने आप कुछ मतलब रिलेशंस बनाने की कोशिश की है। ये शायद एक नया रुख हम देख रहे हैं। बिल्कुल, समय मेरे पास कम है। सजना जी, बताइए कि बाकी पत्रकारों के लिए तो बहुत इवेंटफुल हो ही गई है जर्नी, लेकिन ये बताएं कि खासकर भारतीय मूल के लोगों से मिलने के पीछे क्या आप एक रणनीति देखते हैं? उनसे ये भी कहा कि आप वापस आइए, घर वापसी कीजिए। जी नहीं, घर वापसी वैसे करिए। और उन्होंने ये भी कहा है, जो आपने जो वहाँ पर सफलता इतनी प्राप्त की है, तो उससे भारत को के साथ भी आप आइए, जुड़िए, और भारत को भी क्या सहायता मिल सकती है। क्योंकि ये उन्होंने, देखिए 2 चीज़ इसमें मैं कहना चाहूँगा। जब से ये नई सरकार आई है, इन्होंने जो विदेश नीति है उसको कहा है डिप्लोमेसी फॉर डेवलपमेंट, जो कैसे हम अपनी विदेश नीति को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे अंदर देश में आर्थिक विकास हो, आर्थिक प्रगति हो। और इसमें उन्होंने देखा है जो भी हिंदुस्तानी बाहर गए हैं, उन्होंने वहां पर बहुत ही अच्छी
सफलता उनको मिली है, किसी भी एरिया में सभी प्रोफेशनल्स गए हैं तो हर क्षेत्र में उनको बहुत सफलता मिली है। तो कैसे उनकी उस सफलता को हम इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, हम लिवरेज कर सकते हैं, जिससे कि भारत में भी विकास हो, आर्थिक विकास हो, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका मैनेजमेंट मेथड्स, उनके मेथड ऑफ वर्किंग, उसमें कैसे हम यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया सज्जनार जी आपका और सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो विदेश नीति में काफ़ी हद तक दूसरा देश किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहा है इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और जाहिर है सिवाय जो एटमॉस्फेरिक्स जिसे कहते हैं, सबके अलावा भी विदेश नीति में जो क्षेत्रीय राजनीति है और जो उन देशों के राष्ट्रीय हित हैं, उन सबको मिला के कहीं ना कहीं एक नीति का जो आखिरी नतीजा है वो देखने को मिलता है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।